ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बेसिकली पिछला लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन का था। आज हम अपना चैप्टर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। कल भी मैंने क्या कहते हैं अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम 16 चैप्टर को क्यों स्टार्ट करेंगे। उसकी रीज़न है बच्चा कि ये तीन चैप्टर्स जो हैं बेसिकली 16, 17 एंड 18, इन तीन चैप्टर्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 20 टू 25 मार्क्स का है। जबकि अगर हम इनकी पेजेस की या इसके हम एक किस्म का वॉल्यूम देखें बनिस्बत बाकी चैप्टर्स के, तो ये तकरीबन बाकी सब का 10% ऑलमोस्ट बनता है। मतलब कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो 5-6 पेजेस से ज्यादा हो। मैक्सिमम 5 पेजेस या 6 पेजेस हमारे नोट्स के बनते हैं। एंड सेकेंडली इनके अंदर कंसेप्ट नहीं है। मतलब आपको चीजें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, लेकिन कंसेप्ट नहीं है। डेफिनेशंस हैं, रूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर शामिल है। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि पहले इन तीन चैप्टर्स को कवर कर लेना है ताकि हमारा जो एक मेजर पोर्शन है मार्क्स का वो कवर हो जाए टाइमली बेसिस पे। लेकिन फिर साथ साथ इंशाल्लाह हम जो होगा इनकी रिवीजन भी करते रहेंगे और टेस्ट भी करते रहेंगे और साथ साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे। जैसे ही ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होगा, हमारा टेस्ट हुआ करेगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने वो तमाम बच्चों ने टेस्ट लाजमी देना है। ठीक हो गया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी क्लास में होते हैं वो अपना माइक जो है वो अपने पास ऑन रखा करें, अपने पास रखा करें, ताकि हम बाय वर्ड ऑफ माउथ डिस्कशन कर सकें। टाइपिंग में काफी इशू होता है, जबकि रिकॉर्डिंग वाली आवाम जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे बाद में मैसेज करके पूछ सकती है इनकेस के अगर कोई क्वेश्चन आपका मौजूद है। आज हमारा है चैप्टर 16। अब बेसिकली ये चैप्टर दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, दो चीजों को डील करता है। एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। अब कल हमने बात करते हुए पिछले चैप्टर लेक्चर में ये देखा था कि ये वो चैप्टर है बेसिकली जिनका डायरेक्ट बिजनेस लॉ से लिंक नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट बिजनेस को रेगुलेट नहीं करते, इनके अंदर बिजनेस के लिए रेगुलेशन मौजूद नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के दूसरे रूल्स या रेगुलेशन है जो बेसिकली बिजनेस को इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे होते। सेकेंडली हमने ये भी बताई थी कि ये क्रिमिनल लॉज हैं, ये सिविल लॉज नहीं है। ये हम जब चैप्टर 1 करेंगे उसमें आपको बड़ी डिटेल में इसका फर्क जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पहला पोर्शन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। बेटा देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का हम सबको जनरल आइडिया मौजूद है, मतलब आपने सुना हुआ है। अभी केसेस भी चल रहे हैं, जिस तरह की अगर हम बात करें सियासी पार्टियों के ऊपर, जिस तरह के हुदैबिया पेपर मिल का केस चल रहा है, इस तरह ओमनी अकाउंट्स का केस चल रहा है, इसी तरह शुगर मिल्स के केस चल रहे हैं। ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो नाम से हर कोई बंदा तकरीबन हम में से फेमिलियर है जिसने भी थोड़ी बहुत सियासत की समझ बूझ है या जो थोड़ा सा न्यूज के साथ इन टच रहता है। ठीक है, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल जो इन टच होते हैं उनको इस चीज का आइडिया मौजूद है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं इन दो वर्ड्स को। पहले नंबर पे आता है एंटी मनी। हमें सबको पता है कि एंटी का क्या मतलब है। दूसरा वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, एंटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग दो वर्ड्स के ऊपर मौजूद है, मनी एंड लॉन्ड्रिंग। मनी का मतलब हम सबको पता है कि पैसा। लॉन्ड्रिंग से क्या मुराद है बेटा? मतलब हमने नॉर्मली सुना होता है जनाब जी, हम लॉन्ड्री, लॉन्ड्री किसको कहते हैं? कपड़ों को कहा जाता है। हम लॉन्ड्री वाले के पास जा रहे हैं जो कपड़े धोता है हमारा, जिसको हम धोबी कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सेंस में ही यूज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है बेटा? क्लीन करना, साफ करना। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्लीन करना है, जबकि मनी से मुराद पैसा, रुपीस। तो मतलब ऐसे काम जिससे पैसे को साफ किया जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है बेटा, आप हमेशा जब आप जाते हैं ड्राई क्लीनर के पास या क्लीनर के पास जाते हैं, धोबी के पास जाते हैं, वहां पे जाके आप अपने साफ कपड़े तो नहीं देते ना कि भाई मुझे ये साफ करके दे दो। हाँ, साफ कपड़े होते हैं, मैं भी दे के आता हूँ कि भाई इनको प्रेस करके हमें दे दो। हम साफ करने के लिए उसे नहीं देते। हम साफ करने के लिए हमेशा क्या होता है, गंदे कपड़े उठा के देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि भाई क्लीनिंग, साफ करना। मतलब कोई चीज गंदी है तो उसको साफ करना ना। अगर हम कहते हैं जी कपड़े क्लीन कराना है, लॉन्ड्री करानी है, कपड़ों कपड़ों की लॉन्ड्री करानी है, मतलब कपड़े हमने साफ करने हैं। इसी तरह अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो मतलब पैसे को साफ करना। अब मतलब पैसे को साफ करना से क्या मुराद है कि किसी गंदे पैसे को साफ करना, डर्टी मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। हमने नाम सुने होंगे जी, ब्लैक मनी है, ये व्हाइट मनी है। अब ब्लैक मनी को, ऐसा ऐसा पैसा, ऐसी चीज जिसको गलत तरीकों से कमाया गया हो, जो क्राइम या क्रिमिनल प्रोसीड्स हो, उनको जब हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देखो बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट है, क्रिमिनल मनी डिफरेंट है।
मतलब एक शख्स क्राइम से, किसी भी किस्म का क्राइम करता है, मिसाल के तौर पे रिश्वत लेता है, मिसाल के तौर पे चोरियां डाके करता है और उससे पैसा अर्न करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रोसीजर को नहीं कहा जाता। ये हमारा जो चैप्टर है बेसिकली इस चीज के साथ बिल्कुल डील नहीं कर रहा कि पैसा आने वाला कैसा है। असल में ये उस चीज को यूज कर रहा है कि अगर उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ मजीद करते हैं और उसकी हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम इस पैसे को छुपा लें, कंसील कर लें, या इसका सोर्स जो है वो हम इसको शो ही ना करें, ठीक है, इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स, उसने रिश्वत से पैसे लिए, ठीक है, उसने रिश्वत से 2 करोड़ रुपए किसी से रिश्वत ली है, 20 बिलियन रुपीज। अब ये सबको पता है कि ये पैसा डर्टी है, ठीक है, ये गंदा पैसा है, लेकिन इसका इस चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। अब इस शख्स के पास ये पैसा पड़ा है 2 करोड़ रुपए और वो रिश्वत से लेके आया, अब जाहिर सी बात है कि ये इस पैसे को यूज नहीं कर सकता। अब देखो, आप अगर एक चीज को यूज ही नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। मतलब आप पैसा कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ और बाद में आप उसको यूज भी ना कर सके, मर्जी की कोई चीज खा भी ना सके, उससे घूम फिर भी ना सके। क्यों? क्योंकि भाई लोग जो हैं वो आपके ऊपर शक करेंगे, क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। तो लिहाजा क्या होता है, डर्टी मनी क्या होती है? वो मनी होती है बेटा जिसका आपके पास सबूत ना हो, सोर्स ना हो, जिसको आप जस्टिफाई कर सकें, ठीक है, जिसका आप कोई लीगल सोर्स ना दे सके, उसको हम कहते हैं जनाब जी ये डर्टी मनी है। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम अपनी बात करते हैं कि आप एक फैमिली के इंतहाई निकम्मे तरीन शख्स थे, ठीक है, आप सीए में आए, आपने अपनी फैमिली का नाम जो है वो रोशन करने के चक्कर में आपने उल्टा खराब कर दिया उसको। लेकिन आप बिल्कुल निकम्मे से थे, अब घर वालों को यकीन था, लेकिन एक दिन यकदम आपके पास गाड़ी आ गई। मतलब एक दिन आप मोहल्ले में निकले, आप किसी गाड़ी के ऊपर थे, एक बड़ी लश करती हुई अच्छी सी गाड़ी जनाब जी 50-1 लाख की थी। तो मोहल्ले वाले सारे परेशान हो गए। जब आप खासतौर पे अपनी फूफो के घर के सामने से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहला वहां से जो नुस्खा निकलेगा या पहला जो मौका होगा वो यही होगा कि हराम का पैसा है। क्यों? उसकी रीजन ये है बेटा कि वो गाड़ी आपकी फितरत को, आपके सोर्सेज को जस्टिफाई ही नहीं करती। अगर आपके पास गाड़ी मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो पैसे किसी ना किसी गलत तरीके से कमाए। अब यहाँ पे बात ये आई है कि अगर आपके पास से कि आपने डाका डाला, आपने चोरी की, आपने रिश्वत ली, आपने पैसा अर्न किया, उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही आप उसको यूज करेंगे लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर इसका क्या किया जाता है कि इस तरीके से फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश की जाती है कि हम इस पैसे का कोई ना कोई सोर्स क्रिएट करें। मतलब हम कोई ऐसा सोर्स क्रिएट करें जिससे ये जस्टिफाई हो जाए पैसा, कि अगर हम यूज भी कर रहे हो और हमसे कोई पूछे भी सही कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो हम उसको बता सकें कि भाई ये देखो ये हमारा सोर्स है। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल के एक शख्स है, मिस्टर ए, उसने क्या किया, कहीं से भी सारी बात, उसने डकैती की, चोरी की, उसने 2 करोड़ रुपया उसके पास आ गया। अब इस पैसे को यूज नहीं कर सकता। क्यों? वो इंतहाई बेला निकम्मा फारिग इंसान था। यकदम ही जब इससे अगर वो कोई गाड़ी लेता है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट आ जाएगी कि भाई बता तेरे पास पैसा कहाँ से आया, तूने गाड़ी ले कैसे लिया, तू तो फारिग है, कुछ है नहीं तेरे पल्ले। सेकेंडली सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई ये आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है, आप कैसे ले सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे? आप कोशिश ये करोगे यार इस तरीके इस पैसे को मैं किसी तरीके से वाइट करूँ। तो लिहाजा यहां तक तो इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप अगला जो जुगाड़ लगाने की कोशिश करोगे उस इस चैप्टर से लेना देना है। मतलब से कि अब आप क्या करोगे, आप इसका कोई सोर्स जनरेट करने की कोशिश करोगे। आप अपने रिश्तेदारों को बताने की कोशिश करोगे कि यार मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे वहां से पैसे आ रहे हैं। मसलन उस शख्स के पास पैसा आया और वो जनाब जी अब उसको यूज नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, स्कीम लड़ाता हूँ। वो स्कीम क्या है जनाब जी? मैं कंप्यूटर उठाया, उसने रात दिन उसके ऊपर बैठा है। लोग पूछ रहे हैं जी क्या कर रहे हो? जी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं फलाना काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं वो। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन कौन कौन से काम होते हैं, वो कोई भी बता देता है, लोग मान जाते हैं। अब 1 डेढ़ 2 महीने वो टिका के रात दिन बैठ के मूवियां देखता है, लोगों को कहता है मैं काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद जनाब जी अगले दिन वो निकला, 2 महीने बाद उसने एक गाड़ी ले ली उन पैसों से, जो उसके पास पैसे तो करप्ट थे। अब जब उसने ये गाड़ी ले ली, अब उसके ऊपर लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। वजह, लोगों की नजर में उसने एक सोर्स क्रिएट कर दिया कि ये जो मेरा पैसा है वो मेरे इस सोर्स से आ रहा है। अब ये जो उसने जुगाड़ लगाया बीच में, ये जो उसने एक पुल क्रिएट किया या एक जो बीच में उसने सोर्स क्रिएट किया, इस प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब किसी भी गलत मनी का, डर्टी मनी का सोर्स क्रिएट कर देना इस इंटेंशन के साथ हम उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दे, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। समझ आ गई?
यहां तक क्लियर है बेटा मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट आपको, तमाम स्टूडेंट्स? ओके जी। तो ये हमारा एक मेजरली मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे दो चीजें क्लियर रखनी है, क्रिमिनल मनी हमारा कंसर्न नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ रहे, हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है। हमारा किससे साथ लेना देना है, अगर कोई शख्स उस डर्टी मनी को वाइट करने की कोशिश करेगा उसको कहा जाएगा कि ये जनाब अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो टैक्स नहीं देता, पैसा छुपा लेता है, पैसा उसने छुपा लिया, टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट को बताया नहीं, हालांकि उसका पैसा जो था वो हलाल का था। हमारे यहाँ कॉमन परसेप्शन पाई जाती है ना, हमारे यहाँ नॉर्मली तो 99% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को हमने बताना नहीं हमारे पास है क्या, हालांकि हम में से 80% लोगों के ऊपर टैक्स लग ही नहीं रहा होता, बल्कि वो किसी न किसी तरीके से पे कर चुके होते हैं, बल्कि उनका गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू होता है उनको वापस मिलना, लेकिन वो नहीं पे करते। क्यों? हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन जी गवर्नमेंट आके कब्जा कर लेगी, गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, हमें तंग करेगी, हमें नोटिस होंगे, कहाँ से है ये वो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका जेन्युइन सोर्स है आप जस्ट बताओ, इंटीमेट ही तो करना है, इन्फॉर्म करना है। आप अपने पैसे को, हलाल के पैसे को हराम में तो ना कन्वर्ट करो ना, अपने हलाल के पैसे को हलाल ही रखो। अच्छा, अब वो क्या है कि भैया उसने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया, बनता था नहीं बनता था समथिंग डिफरेंट, उसने कंसील कर लिया, साफ मनी थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैसे को इस तरह छुपाना मनी लॉन्ड्रिंग है? नहीं बेटा, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। क्यों? वो मनी क्लीन थी और वो उसको व्हाइट में कन्वर्ट भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर एक क्रिमिनल मनी थी, क्राइम की मनी थी, डर्टी मनी थी, उसको जो क्लीन करने की कोशिश करता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का है। बेसिकली देखिए बेटा, इसको कहा जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम एक टर्म यूज होती है फिनटेक, ठीक है। इसको आप कोशिश कीजिएगा, सर्च करने की कोशिश कीजिएगा गूगल के ऊपर, आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज है। ये अर्ली 80s में क्या कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी आई थी। मतलब इसमें क्या था कि पहले, उससे पहले क्या होता था, जस्ट बॉन्ड चलते थे, पेपर वर्क हुआ करता था, ठीक है। फिर जब ये नई टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई तो हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ रही थी, फिर फाइनेंशियल सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी आना लग गई, जिसको फिनटेक कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि पहले बैक एंड के ऊपर मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम जो है एक बैंक के अंदर ये सेंट्रली यूज हुआ करते थे, मतलब कनेक्टेड नहीं होते थे, जस्ट इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं होता था। फिर उसके बाद मजीद डेवलप हुआ, फिर ये हुआ कि बैंकों के अंदर इंटरनली डेवलप होना शुरू हो गया, मतलब मुख्तलिफ बैंकों का आपस में इंटरनेट कनेक्शन आना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, आपको ये तकरीबन आइडिया होगा कि आज से अगर 10-15 साल पहले चले जाए तो ये जैज कैश, इजी पैसा, ये चीजें नहीं थी। तब मैक्सिमम एटीएम हुआ करता था या बैंक हुआ करते थे, ठीक है। एटीएम क्या है, अब आपको पता है कि एटीएम वन लिंक को कहा जाता है, मतलब एक ही लिंक होता है, आप किसी भी बैंक अकाउंट का कार्ड जाके वन दिए के एटीएम में डालेंगे, वो आपको पैसा दे देगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। मतलब बैक एंड पे पहले जो एक कंप्यूटर सिस्टम एक इंडस्ट्री के अंदर, एक बैंक के अंदर ही लगा होता था, आपको तमाम बैंक्स का आपस में इंटरकनेक्टेड है कि आप कहीं से भी किसी भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करा सकते हो। लेकिन फिर इसको मजीद चीजें आ गई। अभी तक ये किसी हद तक तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स थी, मतलब एटीएम का यूज, इलेक्ट्रॉनिक मोड से फंड ट्रांसफर हो रहे थे, ये किसी हद तक तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थी। लेकिन इसको बूम जो है वो मेजोरिटी मिला कोविड में आके। जब ये कोविड शुरू हुआ तो आप सबको पता है कि तमाम चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। फिर हमने देखा कि ये जैज कैश यूजर, इजी पैसा यूजर डेली के बेस पे धड़ाधड़ बन रहे थे। मतलब मेरे अपने कई जानने वालों ने कोविड में जैज कैश बनाए थे कि भाई चलो ठीक है, पैसे जो है जैज कैश में किसी दुकान से जाके डलवाओ, फ्री में बैंक में ट्रांसफर करो, जब निकालने हो तो एटीएम से निकलवा लो, कोई फर्क ही नहीं है। एंड अभी तक मैं भी यही करता हूँ। तो क्या हुआ कि फिर ये जब कोविड वगैरह और ये चीजें इस तरह के सिनेरियो बने तो ये तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग पैसा बेटा, बेसिकली जो मेजर सोर्स होता है मनी लॉन्ड्रिंग का वो होता ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। उसकी रीजन ये है खास तौर पे, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा ना मजीद एक्सप्लेन करते हैं। से कि आपके पास 2 करोड़ रुपया था, ठीक है। आप सीधा 2 करोड़ रुपया चाहते हैं कि आपका एक बैंक अकाउंट है एचबीएल में, कि भाई ये सीधा इसमें 2 करोड़ रुपया आ जाए। जब सिंगल ट्रांजैक्शन 2 करोड़ रुपए की होगी, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो जाहिर सी बात है एक ही बैंक में जाना था, आपका एक ही अकाउंट होता था, बैंक ही ज्यादा नहीं होते थे। सिंगल एक ही बैंक में ट्रांजैक्शन होगी, पहले नंबर पे तो बैंक के कान खड़े हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई सीधा सीधा 2 करोड़ इसके पास कहाँ से आ गया। अब आपकी मेजर कंसर्न क्या होगी कि मैं इस 20 मिलियन को
लाख लाख 2-2 लाख के छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करके मुख्तलिफ अकाउंट से अपने में मंगवा लो। से कि आप चाहते हैं कि जनाब जी 15-20 बैंक अकाउंट होल्डर को आप पकड़ते हैं और उन सब के अकाउंट में लाख लाख रुपए डलवा देते हैं, या 10-10 लाख, 5-5 लाख, 3-3 लाख डलवा देते हैं, 15-20 अकाउंट होल्डर। ये पुराने जमाने में तो बहुत मुश्किल हुआ करता था, तो ये पॉसिबल नहीं था कि पहले इस जरिए से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं थी जबकि इस जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती। फिर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आ गई तो अब जाहिर सी बात है कि एक जरिया मौजूद है, आप चाहते हो किसी को शक भी ना हो। और अब देखो ना कि मुझे एक बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट पूछेगी नहीं, क्यों, 1 लाख की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई पूछ भी लेते, मैं कहूंगा कि भाई मैंने उधार लिया उससे, या मैंने उसको ये सर्विस प्रोवाइड किया, या मैंने घर में उसके झाड़ू पोछा लगा दिया, उसने मुझे 1 लाख रुपया भेज दिया। ठीक है, तो लिहाजा जिस तरह हाँ बेसिकली हम इसको रिलेट करते हैं ना, ये जो चपरासी के अकाउंट से और कुल्फी वाला और फलूदे वाला और गोलगप्पे वाले के अकाउंट से पैसे आते होते हैं, ये सारी यही स्कीम होती है। ठीक है, अब मैं 20 लोग उस दौर में मेरे लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल था कि मैं 20-25 लोग ऐसे पकड़ूं जिनका बैंक अकाउंट भी हो, जो मेरे बिहाफ पे एग्री भी हो जाए कि भैया क्या है कि वो मेरे पास पैसे जो हैं अपने अकाउंट से डाल के इधर ट्रांसफर करें। लेकिन आजकल ये तो बहुत आसान है भाई, मेरे घर में 10 अफराद हैं, मेरे रिश्तेदारों में 50 अफराद हैं, मेरे पास एक मोबाइल है ना, मैं जस्ट उनका आईडी कार्ड लूँ, मोबाइल नंबर लूँ और बैठ के उनका जैस कैश अकाउंट खोल दूँ। अब वो जैज कैश अकाउंट का पिन, पासवर्ड और मोबाइल नंबर जब तक मेरे पास है, मैं उसे किसी भी मोबाइल की ऐप में यूज कर सकता हूँ। अब और सेकेंडली, पहले क्या होता था कि पैसे ट्रांसफर होने में टाइम लगता था, बड़ी लंबी प्रोसेसिंग होती थी। अब कोई प्रोसेसिंग टाइम है ही नहीं। अब फौरन आप में से जिन बच्चों ने फीस भेजी है मुझे, आपने वहां से भेजी है या मुझे रिसीव हो गई है, तो इसमें तो कोई लंबा टाइम नहीं लगा। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब से स्टार्ट हुई थी तो फिर ये होता था कि काफी सारी ट्रांजेक्शन एक ही टाइम में करना पॉसिबल हो गया। से कि पहले 2 करोड़ एक ही अकाउंट में आता तो कंफ्यूजन बननी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि मैं उन 2 करोड़ को 50 अकाउंट्स में ट्रांसफर करता हूँ। जस्ट मुझे आधा घंटा पौना घंटा लगना है, हर किसी के मोबाइल ऐप से बैठ के मैंने उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। किसी को शक भी नहीं होगा कि भाई कोई बड़ी अमाउंट आई ही नहीं है ना, 50-50 हजार आ रहा है, लाख लाख आ रहा है, 1.5-1.5 लाख आ रहा है, यार इतना तो हर किसी का आता रहता है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है, इशू वाली बात नहीं है। तो लिहाजा अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर देखो 2 करोड़ तो उसके अकाउंट में चला गया, गवर्नमेंट को तो पता चल जाएगा, गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इतना पैसा कमाया तो टैक्स दे। भैया इनको टैक्स से कोई तकलीफ नहीं होती। एक शख्स जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, अगर आप उसको ये छूट दे दो ना कि भाई देखो नॉर्मल टैक्स 30% बनता है, आप मुझे 50% टैक्स दे दो और आप अपनी मनी को वाइट करा लो, तो उस शख्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, उसकी कौन सी कमाई का पैसा, मेहनत का पैसा है, उनको टैक्स से कोई तकलीफ नहीं होती, वो टैक्स देने को तैयार है। मसला ये है कि भैया उसका सोर्स है, बेसिकली गवर्नमेंट इस चीज से नहीं एग्री होती कि तुम टैक्स दे दो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। तो टैक्स देने से मनी वाइट नहीं होती बच्चा, ये बात ध्यान में रखे कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनल मोड से आपने कहीं से पैसे लिए, डर्टी मनी थी, उस पर आप टैक्स दे के आप उसको वाइट नहीं कर सकते। ये एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह बाजुकात आती है, इसमें ये ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन जनरली ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स देके पैसे वाइट कर लो। ठीक है, तो लिहाजा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब से आई है और खासतौर पे इसमें बूम आया है इसके यूज के अंदर, फिनटेक के अंदर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो इसको भी क्या कहते हैं, इनके लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए भी, इन इंस्टीट्यूशन के लिए भी, इन बैंक्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो लिहाजा हमारे सिलेबस के अंदर कोई मेजर बड़ी चीजें नहीं है, जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन मौजूद है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कितने तरीकों से ये हो सकता है, ऑथोराइज डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सिर्फ डेफिनेशन से परेशान नहीं होना। ठीक है, आज हम जस्ट जो है 2 डेफिनेशन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? ओके जी, थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस। नंबर 1, ये प्रोसेस ही इलीगल है, ये प्रोसेस ही लीगल नहीं है। नंबर 2, of making amounts of money generated by a criminal activity such as a drug trafficking. The money from criminal activity is considered dirty and the process launders it. Launders का मतलब साफ करना, to make it to look clear is called money laundering. कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डर्टी मनी को डालते हैं, उसको 2 चक्कर हम इस साइड पे देते हैं, इस तरह के वॉशिंग मशीन के अंदर 2 इस साइड पे देते हैं, देन वो क्लीन मनी होकर हमारे सामने निकल आता है। ठीक है, तो लिहाजा अब जिस तरह के ये 2 करोड़ रुपया था
आपके पास, आपने जुगाड़ लगाने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक तरीका निकाला कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, हालांकि कोई काम नहीं कर रहे थे, और आपने एक सोर्स जनरेट किया और आपने फिर उसके बाद गाड़ी ली, तो लोग आपके ऊपर शक नहीं करे। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व होता है, कि पैसा इधर उधर हो रहा होता है, तो लिहाजा पैसा हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। तो पहले लोग क्या करते थे मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, जितना भी बड़े मनी लॉन्ड्रर थे उन्होंने बैंक खरीद लिए पूरे पूरे, कि अपने बैंकों के जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग करो। मिसाल के तौर पे देखो, एक शख्स पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज रहा है, ठीक है, आप बाहर पैसे भेज रहे, तो गवर्नमेंट हमेशा आपसे पूछेगी कि भाई ये हमारा मुल्क का खजाना है, हमारा ज़र मुबादला है, आप इसको बाहर क्यों भेज रहे हो। आपसे हमेशा क्वेश्चन होंगे से कि एक बैंक है, अब जाहिर बात है मुल्क से बाहर पैसे जो है वो सिर्फ बैंक्स के जरिए भेजे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि भैया आप जाते हुए जहाज की डिग्गी में छुपा दो, वो वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच भी जाएंगे तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वहां पे कन्वर्ट तो बहरहाल कराने पड़ेंगे। तो लिहाजा क्या हुआ, आपने पैसे बैंक्स के जरिए भेजने हैं। अब देखो, जिसको मिसाल के तौर पर आपको पैसा आ रहा है, क्या आप पूछोगे या आपको इतराज होगा कि आपको पैसा क्यों आ रहा है, या आप पैसा दे रहे हो तो आपको इतराज होगा कि पैसा क्यों दे रहे हो। तो इतराज किस बंदे को होता है, जो पैसा दे रहा होता है या ले रहा होता है? ऑफ कोर्स जो दे रहा होता है। लिहाजा देखो, जब भी आप पैसा किसी को दे रहे होते हैं तो इतराज होता है कि भाई ये पैसा किस मद में जा रहा है। तो बैंक से हमेशा पूछता है, अगर आप पैसा बाहर भेज रहे हो, बैंक हमेशा आपसे पूछेगा कि भैया ये किस मद में पैसा जा रहा है। अब अगर पैसा बाहर से अंदर आता तो फिर तो कोई बैंक से नहीं पूछेगा भाई पैसा क्यों आ रहा है, बहुत कम रेगुलेशन है, क्यों, आपके पास तो पैसा आ रहा है ना, आपको पैसे से मतलब हो, आपको किस चीज से क्या मतलब है। इसलिए तो मेजोरिटी फॉरेन रेमिटेंस एग्जाम्प्ट होती हैं, एक्सपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ एग्जाम्प्ट होती हैं टैक्स से। उसकी रीजन ये है कि भाई पैसा आ रहा है, आने दो। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम ये कहते हैं, ये जो स्विस बैंक अकाउंट्स होते हैं स्विट्जरलैंड का, उनका कानून है कि भाई जितना मर्जी पैसा ले आते हो, लोगों को मार मूर के पैसा ले आते हो, जो मर्जी क्रिमिनल पैसा, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। तो लिहाजा क्या होता है कि बैंक के जरिए पैसा ट्रांसफर होता है, तो बैंक को हमेशा जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को जब पैसा ट्रांसफर करती है। तो लिहाजा बैंक क्या करता है, जब भी आप पैसा बाहर भेजते हो तो उस शख्स से जस्टिफिकेशन लेता है कि भाई ये किस वजह से भेज रहे हो। आप भी जब आप भेजोगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आप पैसे आप बाहर से आएंगे जाएंगे तो बैंक आपसे पूछेगा इसकी रीजन क्या है। ठीक है। अब जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है वो जाहिर बात है हमारी तरह तो नहीं होते जो 1050 बैठ के मनी लॉन्ड्र कर रहे हो, वो अरबों खरबों की गेम होती है। तो वो क्या करते हैं, वो ये बैंक ही खरीद लेते हैं ताकि उनसे कोई पूछने वाला ही ना हो कि भाई पैसे क्यों जा रहे हैं, कोई भी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट को दे दो, वो बैंक ही पूरा खरीद लेते हैं। तो लिहाजा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करना जरूरी था। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले नंबर पे तो होता कौन है, आज हम ये देखेंगे। वो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनी पर्सन कैरिंग ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जो नीचे दी गई एक्टिविटीज में से कोई एक या इससे ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। नंबर 1, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मिसाल के तौर पे जो हम लोग हैं, हम बैंक्स में जाते हैं, हम वहां पे जाके पैसा कहते हैं कि हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिहाजा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो जनरल पब्लिक के बिहाफ पे पैसे एक्सेप्ट कर रहा होगा उसको हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। दूसरे नंबर पे बिजनेस क्या हो सकता है, लैंडिंग, कर्जा देना। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लैंडिंग का काम कर रहा होगा, जो कर्जा दे रहा होगा लोगों को, उधार दे रहा होगा, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ बैंक नहीं आते, और भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लीजिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, और भी कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद होते हैं। बैंक उनकी एक टाइज है। इस तरह फाइनेंशियल लीजिंग के कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियल लीज दे रहा है, मतलब फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है लीज के ऊपर। ये अगर आप I2B पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको बड़ी डिटेल में पता चलेगा कि लीज फाइनेंस क्या चीज होती है। FL2 में फाइनेंस लीज के साथ इसको जोड़ा हुआ है, काफी हद तक वहां से भी आपको क्लियर होगा। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस लीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इस तरह मनी और वैल्यू ट्रांसफर, जो कि पैसों को ट्रांसफर करता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट। देखो, हर बंदा पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ और कहता हूँ जी मेरे फलाना कराची में बंदा बैठा है उसके अकाउंट में डाल दो, आपका अपना कोई सेटअप ही नहीं है, आप तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। इसके लिए तो बैंक होना चाहिए ना, जिसका यहाँ पे भी बैंक हो, कराची में भी बैंक हो, मैं यहाँ पे बैंक में 1000 रुपये जमा कराऊंगा, वो कराची वाले बैंक से निकलवा लेगा। तो लिहाजा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी या वैल्यू ट्रांसफर करने के काम में इन्वॉल्व हो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कहलाएगा। इसी तरह कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पेमेंट्स दे रहा हो, क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स वगैरह इशू कर रहा हो, चेक्स इशू कर रहा हो, ट्रैवलर चेक्स इशू कर रहा हो,
अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रैवलर चेक्स क्या होते हैं। देखो बेटा, हमारे नॉर्मली चेक यूज होता है, मिसाल के तौर पे हमने किसी शख्स को चेक काट के दिया, वो जाता है, हम सब ने चेक देखा हुआ है, हमने देखा कि वो जाता है कहीं से जाके पैसे निकलवा लेता है, ये एक नॉर्मल चेक होता है जो हमारे यहाँ यूज होता है। ट्रैवलर चेक्स बेटा वो चेक होते हैं जो ट्रैवलर्स को दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका HBL पाकिस्तान के अंदर एक बैंक अकाउंट है, आपने उसका चेक काट के अपने भाई को दिया, वो भाई आपका पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रांच HBL से वो कैश करा सकता है, लेकिन अगर वो सऊदी अरेबिया चला जाता है, वहां पे जाके वो कैश नहीं करा सकता। क्यों? वो चेक पाकिस्तान का है, बैंक ही पाकिस्तान का है, वहां पे बैंक ही नहीं। लेकिन अगर एक ऐसा बैंक है जो मिसाल के तौर पे एक वेस्टर्न यूनियन, जिसको हमारे यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी एक्सचेंज वगैरह में इन्वॉल्व होता है, आपने अक्सर उनके बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, आप उसके पास जाते हो, आप सऊदी अरब जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो और आपको वहां यहाँ से कुछ पैसे लेके जाने हैं, से के कुछ रियाल, कुछ दिरहम, कोई लाख 1.5 लाख दिरहम रियाल आपको रियाल लेके जाना है सऊदी अरब। अब जाहिर सी बात है वो आप जेब में डाल के नहीं ले जा सकते। इसका एक तरीका तो क्या होता है कि भाई अपने बैंक अकाउंट में डाल दो। अब ये भाई जो बैंक अकाउंट में आप यहाँ पे डाल रहे हो, वहां पे हो सकता है यूज ही ना हो, बैंक अकाउंट ही ना हो। तो आप क्या करते हो, आपने क्या किया, वेस्टर्न यूनियन वाले से पहले तो पूछा कि भाई आपका वहां पे बैंक है, वो कहते हैं जी बिल्कुल है, वो कहते हैं जी मैंने ये 1 लाख रियाल जो है वहां से जाके लेना। वो आपको क्या करेंगे, एक चेक तो बना के दे देंगे, उस चेक के ऊपर लिखा होगा सेम इस तरह जिस तरह हमारा पाकिस्तानी चेक होता है, और वो चेक ट्रैवलर चेक होगा। मतलब जब आप सऊदी अरब पहुंचेंगे तो वहां पे किसी भी वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच में जाके वो चेक देंगे, वो आपको कैश करके दे देंगे, तो उस चेक को ट्रैवलर चेक कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये छोटा सा इमेज है, ये एक ट्रैवलर चेक की एग्जांपल है जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवलर चेक। अमेरिकन एक्सप्रेस भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी इस तरह की मनी एक्सचेंज वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ट्रैवलर चेक्स भी इशू कर रहा हो, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी वगैरह, ये आप सबको पता है। तो लिहाजा अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन कामों में भी इन्वॉल्व होगा तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इस तरह कोई भी इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हो, मिसाल के तौर पे जो हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, LC वगैरह, जब आपने कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही होती है, तो फिर बीच में पैसों के हिसाब से बैंक इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स अमेरिका से है, वहां से आपने एक मशीनरी मंगवाई, ठीक है, आपने एक मशीनरी मंगवानी है, आप कहते हो अमेरिकन को तुम पहले मशीनरी भेजो, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा बाद में। वो कहता नहीं, पहले तुम पैसे भेजो, मैं तुम्हें मशीनरी भेजूंगा। जाहिर बात है ना, एक कंफ्यूजन आ गई यहाँ पे कि भाई अब अगर वो मशीनरी भेजे आप पैसे ना भेजो तो क्या कर लेगा वो आपका, आप तो किसी दूसरे मुल्क में रहते हो, वहां पे तो केस भी नहीं हो सकता। अगर वाइस वर्सा भी हो जाए तो सेम इसी तरह का इशू है। तो फिर क्या करते हैं, इस सूरत में बैंक बीच में इन्वॉल्व होते हैं। आप क्या करते हैं, आप बैंक में जाते हैं, वहां पे 1 लाख रुपया देते हैं, उसे कहते हैं कि जी मैं इस तरह फलाने बंदे से एक मशीनरी मंगवा रहा हूँ, आप उसको गारंटी कर दें कि जैसे भी वो मशीनरी मेरे पास आ जाएगी आप उसको पैसे दे दें। बैंक क्या करेगा, एक LC इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है या गारंटी इशू करता है उस शख्स को जिसको आपने पैसे देने, कि भाई तुम मशीन भेज दो, मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे ही मशीन इसके पास पहुंचेगी पैसे तुम्हें मिल जाए। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल गारंटी कहा जाता है। तो लिहाजा कोई भी इंस्टीट्यूट जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होगा उसको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। एंड इसी तरह कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर डील कर रहा हो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बेटा, ये मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप लॉ के अंदर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये मनी मार्केट बाकायदा स्पेसिफिक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। BFD में आप इनको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उनके अंदर कोई डील कर रहा हो, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई डील कर रहा हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज करना, कन्वर्ट करना, उनके रेट मेंटेन करना, मैनेज करना, उसके अंदर डील कर रहा हो। एक्सचेंज इंटरेस्टेड एंड इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा मुख्तलिफ किस्म के, जो बेसिकली एक्सचेंज रेट के साथ डील कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को डील कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी ऐसा बैंक जो ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज के अंदर डील कर रहा हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पर शेयर्स वगैरह की सेल परचेज में इन्वॉल्व होता है। कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर जो होते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, उनकी सेल परचेज में इन्वॉल्व है तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इसी तरह कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व। अब कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है बेटा, मैं आपको इसको छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम सबको पता है कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, ठीक है, ये आज या कल की बात है, 10-15 दिन के अंदर पेट्रोल जो है वो, 15 दिन भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर पेट्रोल महंगा होने वाला है, एंड बड़ा तगड़ा महंगा होने वाला है। 50-60 रुपए से कम पे तो वो रुकने वाले नहीं है जिस तरह के माहौल क्रिएट किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि मुझे पेट्रोल चाहिए, लेकिन वो मुझे 20 दिन बाद चाहिए। अभी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन 20 दिन बाद मैंने पाकिस्तान के टूर पे निकलना है, मुझे कोई 2000 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो क्या होगा। अब मैं एक शख्स के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 2000 लीटर पेट्रोल चाहिए आज से 20 दिन बाद। वो कहता है भाई आके ले जाना।
मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता कि उसके 20 दिन बाद इसकी कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, मुझे लग रहा है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज से 20 दिन बाद भी तुम मुझे इसी ही रेट के ऊपर सप्लाई करो जो आज है। वो कहते जी ठीक है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि फ्यूचर में मैं आपको ये चीज इसी कीमत पे सेल करूंगा। अब ये क्या हुआ, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर 20 दिन बाद हो सकता है कीमत गिर जाए, हो सकता है कीमत बढ़ जाए, लेकिन आपको उसी के ऊपर ही पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है। अब ये बड़ी डिटेल के अंदर होता है, डिफरेंस वगैरह, रियल कमोडिटी इन्वॉल्व होती है नहीं होती, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ये हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई इसके अंदर इन्वॉल्व हो, इसको भी कहते हैं कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। एंड इस तरह शेयर इशू, कंपनी जो शेयर इशू करती है, इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक उनको शेयर इशू करने के हवाले से। शेयर इशू का जो है हम इंशाल्लाह कंपनी लॉ के अंदर प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि खासतौर पे जो बैंक्स होते हैं ये कैसे डील करते हैं, कैसे बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इनका क्या रोल होता है जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है। ये इंशाल्लाह हम कंपनी लॉ के अंदर बड़ी डिटेल में देखेंगे। इस तरह लोगों के इंडिविजुअल या कलेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो बेटा कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जब करते रहते हैं तो इनकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन की जाती है कि भाई कहाँ कहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, कितना वहाँ पे इनको रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे फायदे में जा रहे हैं, कहाँ पे नुकसान जा रहे हैं, ये पूरी एक डिटेल मेंटेन हो रही है। इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। एंड इसी तरह कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लोगों को सेफ लॉकर प्रोवाइड करता है कि आप आके अपनी पैसे, कैश और इस तरह की चीजें जो है हमारे पास सेफ डिपॉजिट्स या लॉकर्स में रखवा सकते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। एंड इसी तरह अगर एक बैंक इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है या फंड्स वगैरह मैनेज करने में इन्वॉल्व है दूसरे लोगों के बिहाफ के ऊपर, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इसी तरह कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रन कर रहा है, जो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, जिस तरह आदम जी लाइफ इंश्योरेंस है, इस तरह इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। एंड इस तरह जो भी मनी या करेंसी एक्सचेंज में इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। एंड लास्टली कोई भी ऐसा बिजनेस जो एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर रहा हो, मतलब वो खुद तो बैंक ना हो लेकिन दरमियान में वो एज अ बैंक काम कर रहा हो, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया बच्चा? तो ये हमारा कंसेप्ट था बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन। पूरे चैप्टर ही ऐसे हैं बेटा, सिर्फ डेफिनेशंस एंड क्राइटेरियाज पर मुश्तमिल है। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है बिल्कुल, आपने समझना है एंड देन रटा मारना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चले ओके, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, टाइम पे क्लास होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।